हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने वापस आए हूँ। जो हम लोग इनसाइड सिक्योर का क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे थे, उसी की कंटिन्यूटी में मैंने कल्चर का ऑलमोस्ट जून से लेके फरवरी तक कर लिया है, तो आप वो जाके देख लीजिए। अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ फॉरेन पॉलिसी और इंटरनेशनल रिलेशंस रिलेटेड GS2 का। तो इसमें भी हम लोग वही करेंगे। पहले मैं जून का ख़त्म करूँगी, उसके बाद एक एक करके हम पीछे के सारे मंथ्स जो भी मेंस के लिए जरूरी हो उतना कर लेंगे, एंड फिर जैसे जैसे जुलाई का आएगा इनसाइड सिक्योर वो भी रिवाइज कर लेंगे। तो उसी कनेक्शन में ये पहला क्वेश्चन है इंडियन ओशन आइलैंड्स और इंडिया का जो इम्पोर्टेंस है इंडियन ओशन का, उसके ऊपर कि डिस्कस करने की स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है इंडियन ओशन आइलैंड और चैलेंजेस क्या है इंडियन ओशन रिलेट करके इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेटेजिक एंड मिलिट्री डायनामिक्स ऑफ इंडियन ओशन रीजन। तो इसको चलिए डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पावर शिफ्ट कर रहा है। अभी देखा जा रहा है कि वेस्ट से वो शिफ्ट करके ईस्ट, मतलब मेनली चाइना की तरफ जा रहा है। तो चाइना और इंडिया के लिए इंडियन ओशन का इम्पोर्टेंस बढ़ गया है, बोथ जियो स्ट्रेटेजिकली और फॉरेन रिलेशन के टर्म में। क्यों इम्पोर्टेंस बढ़ गया है? दुनिया के लिए तो बढ़ा ही है, इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि जो रीजन्स हैं उन रीजन्स को समझते हैं। पहले तो जो नेवल प्रेजेंस है, मतलब कि जितने सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इंपॉर्टेंट सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन वो क्रॉस करते हैं इंडियन ओशन से, और चाइना का प्रेजेंस इस एरिया में बढ़ रहा है। देखिए, जो इम्पोर्टेंस है, एक तो पहला तो मतलब कि सब पॉइंट कह सकते हैं वो है नेवल इस्टेब्लिशमेंट बहुत सारे हैं, ट्रेड, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और ये जो स्मॉल आइलैंड स्टेट्स हैं जैसे मॉरिशस हो गया, मैडागास्कर हो गया, तो इनका इम्पोर्टेंस और ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इंडिया का एक ये भी रोल है कि इन छोटे छोटे आइलैंड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना और ये इंश्योर करना कि एनी फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट देयर इज़ नॉट अ थ्रेट टू इंडियाज सिक्योरिटी। तो साथ में जो नेक्स्ट पॉइंट है कि जो बहुत सारे की ट्रांजिट रूट्स हैं वो इसी ओशन से होके गुजरते हैं। तो एक ये भी चांस है कि जियो पॉलिटिकल कंपटीशन बढ़ जाए। जैसा मैंने कहा कि जो आइलैंड स्टेट्स हैं उनका इम्पोर्टेंस बढ़ गया। अब जैसे एग्जांपल है आइलैंड ऑफ सोकोट्रा, जो कि एक बहुत जो गल्फ ऑफ एडन का जो ओपनिंग है वहीं पर है, तो इसलिए उसका स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस हो जाता है। साथ में उसी तरह मैडागास्कर, मॉरिशस और सेचल्स का भी इम्पोर्टेंस है। देखो, अब चैलेंजेस का जहाँ तक बात है, तो पहला चैलेंज तो इंडिया के लिए चाइना ही है कि जो चाइनीज़ प्रेजेंस बढ़ रहा है, चाहे वो ओशन में हो या जो आइलैंड नेशंस हैं, लिटरल जो आइलैंड नेशन है वहाँ। तो दो तरह के थ्रेट्स हैं, एक तो जो ट्रेडिशनल थ्रेट्स हैं जैसे कि टेररिज्म, पायरेसी, लीगल स्मगलिंग, और दूसरा थ्रेट है नॉन ट्रेडिशनल, जो कि इंक्लूड करता है क्लाइमेट चेंज, नेचुरल डिज़ास्टर, लॉस ऑफ ट्रेडिशनल लाइवलीहुड। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इंडिया जो है, ये जो आइलैंड नेशन है और लार्ज लिटरल कंट्रीज़ हैं जो कि इंडियन ओशन के को सराउंड करते हैं, उनके साथ पार्टनरशिप, मतलब लाइक माइंडेड कंट्रीज़ जो इंडियन ओशन में उनके साथ पार्टनरशिप। अब इंडिया क्या क्या एफर्ट लगा रहा है और उसका क्या सिग्निफिकेंस है? एक तो वो चाह रहा है कि जो भी ऐसे लिटरल स्टेट्स हैं या मैरीटाइम नेबर्स हैं उनके साथ एक्सपेंड किया जाए मैरीटाइम इंगेजमेंट, वो चाहे नेवी के वाइज हो या नेशनल वाइज हो या इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड हो, तो हर तरह से। दूसरा कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है इंडिया का, जिसमें नेवी जो है वो जॉइंट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन सर्वेलेंस करता है। किसके साथ साथ? तो जैसे मालदीव्स हो गया, सेचल्स हो गया, मॉरिशस हो गया। उसी तरह वो कॉर्पोरेट है, और जो कि जिसका फुल फॉर्म है कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, ये वो करता है बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया की तरह, मतलब इंडोनेशिया के साथ, ठीक है। तो इंडिया अपना कैपेबिलिटी भी बढ़ा रहा है और पार्टनरशिप भी कर रहा है। तो जैसे इंडिया का सागर डॉक्ट्रिन जो है, मतलब कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, वो कहता है कि हम अपना रीजनल आर्किटेक्चर सही करेंगे, मतलब कि जो भी मेनलैंड और आइलैंड्स हैं उनका सेफगार्ड करेंगे, और साथ में जो इनकी मैरीटाइम कैपेसिटी है उसमें भी हेल्प करेंगे, ताकि पूरे इंडियन ओशन रीजन में पीस और सिक्योरिटी रह सके। जो आइलैंड है इंडियन आइलैंड है, उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो जाता है इस डायरेक्शन में, चाहे वो अंडमान एंड निकोबार हो या लक्षद्वीप हो, वो मैरीटाइम कैपेबिलिटी एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जैसे मैंने कहा कि
इंडिया के लिए ये आइलैंड्स इम्पॉर्टेंट है। वो एक तो हेल्प करता है कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का को ऑब्जर्व करने में, और दूसरा कि जो ये एक एंट्री पॉइंट है वेस्टर्न पैसिफिक कंट्रीज़ के लिए, उसके ऊपर भी एक वॉच करने में हेल्प करता है। इंडियन नेवी जो है वो प्रोवाइड करता है हाइड्रोग्राफिक असिस्टेंस। मतलब ये आइलैंड्स जो है इनके पास वो कैपेसिटी नहीं है तो हम देते हैं उन्हें। वो है मॉरिशस, मालदीव्स और सेचल्स, इनको हम देते हैं, हेल्प करते हैं, जिससे कि ये मैप कर सके ओशन वाटर को। तो इससे इंडिया को भी एक एडिशनल बेनिफिट होता है कि मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑफ द इंडियन ओशन एज अ होल इज़ मेंटेन, एंड इंडिया एक लीडरशिप का रोल प्ले कर सकती है। इंडिया जो है वो इंडियन ओशन नेवल सिम्पोजियम भी कर रही है, और साथ में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन भी बनाया है। जो IONS है, मतलब इंडियन ओशन नेवल सिम्पोजियम, वो है 35 मेंबर्स का, और इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है 21 मेंबर्स का। तो जो कोमोरोस हो गया, सिचल्स हो गया, मॉरिशस हो गया, मेडागास्कर हो गया, इन सब का इनमें मेंबर है। ये एक तरह से इंटर गवर्नमेंटल फोरम है। तो इससे ये सब दिखाता है कि इंडिया कितना एफर्ट लगा रहा है स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी लाने में इन द रीजन। आप ये कोट कर सकते हो कंक्लूज़न में। ये अल्फ्रेड महन ने कहा था कि जो भी कंट्रोल करता है इंडियन ओशन को, वही कंट्रोल करेगा एशिया को। ठीक है, ये अल्फ्रेड महन का लाइन है। तो इंडिया जो है इसलिए इन्फ्लुएंशियल और रेस्पॉन्सिबल रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है कि जो डिपेंडेंसी है इंडिया और बांग्लादेश का एक दूसरे पे, वो इंक्रीज़ कर गई है फॉर सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। और मतलब कि हम लोग अकाउंट देना है कि कैसे ये कंसोलिडेशन ऑफ टाइज हो रहा है दोनों के बीच में, और क्या इश्यूज़ या चैलेंजेस हैं जिनको हम लोग को एड्रेस करना पड़ेगा। ये चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बांग्लादेश जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इंडिया के लिए, वो चाहे सिक्योरिटी हो नॉर्थ ईस्ट का या कनेक्टिविटी हो नॉर्थ ईस्ट का। सिक्योरिटी में बांग्लादेश का एक बहुत बड़ा रोल है, चाहे वो उल्फा मिलिटेंट हो या बोडोलैंड मिलिटेंट हो, उनके टॉप लीडर्स को कैप्चर करने में। ठीक है, और दूसरा जो कनेक्टिविटी का बताया कि मैंने कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बांग्लादेश। ट्रांजिट एग्रीमेंट और बॉर्डर हार्ट्स भी, और रेल कनेक्शन, रेल टू रोड कनेक्शन, इन सब से क्या होगा कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है और इंटीग्रेशन नॉर्थ ईस्ट इंडिया का वो होगा। बाकी जो बांग्लादेश का रोल है वो है एक की ब्रिज की तरह वो काम करता है साउथ ईस्ट एशिया का। मतलब कि जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है इंडिया का, उसको ब्रिज करने में हेल्प करता है। बांग्लादेश बिम्स्टेक का भी पार्ट है और BBIN का पार्ट है, सार्क का तो पार्ट है ही। तो मतलब कि ऐसे साउथ ईस्ट एशिया के लिए स्पेसिफिकली तो बिम्स्टेक और BBIN में दोनों में बांग्लादेश है। चौथा है कि स्ट्रेंथनिंग साउथ एशिया एज ए रीजनल पावर। मतलब कि अगर साउथ एशिया डेवलप करेगा तो उसमें बांग्लादेश का भी डेवलपमेंट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और इसके लिए कोऑपरेशन चाहिए मेंबर नेशन के बीच में। जो नेक्स्ट पॉइंट है कि बांग्लादेश जो सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन में जो उसका जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है ऐसा है कि वो सिक्योर करने में हेल्प करेगा सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। इसलिए जो चाहे वो ट्रेडिशनल थ्रेट हो या नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट हो, उसमें बांग्लादेश हेल्प कर सकता है, जैसे कि पायरेसी कंटेन करने में इंडियन ओशन में। देखो, जो टेररिज्म और डी रेडिकलाइजेशन है उसमें कई बार बांग्लादेश हेल्प करता है बहुत अच्छे से, क्योंकि खुद एक मुस्लिम नेशन है। जो भी मुस्लिम रेडिकलाइजेशन है या टेररिज्म है या जो बाकी ऐसे फोर्सेस है जो बांग्लादेश को यूज़ करना चाहता है, तो उसमें बांग्लादेश हेल्प करता है इंडिया का टू डी रेडिकलाइज इंटेलिजेंस से और काउंटर टेररिज्म एफर्ट में। साथ में नेक्स्ट है कि वो चाइना को बैलेंस करने में भी हेल्प करता है। अगर न्यूट्रल बांग्लादेश होगा तो चाइना को कंटेन करना रीजन में हेल्प करेगा। और साथ में जो उसका स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी है, जैसा मैंने कहा कि बांग्लादेश एक ऐसे लोकेशन में है जोग्राफिकली जो एक इम्पॉर्टेंट सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन से क्रॉस करता है। तो चाइना का जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, जो कि चाहता है कि इंडिया को हर तरफ से सर्कल करना, चाहे वो गदर पोर्ट हो या श्रीलंका में पोर्ट हो, तो उसको कंट्रोल करने में। तो इंडिया बांग्लादेश बायलैटरल टाइज जब हम देखते हैं तो कैसा है, तो देखा गया है कि इंडिया और बांग्लादेश दोनों एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट के भी पार्ट हैं, साफ्टा के भी पार्ट है और साफ्ता के भी पार्ट है। और प्रोटोकॉल चल रहा है कि इनलैंड वाटर ट्रांसिट एंड ट्रेड के थ्रू ये जो प्रोटोकॉल है, इंडिया जो है वो असिस्ट करेगा बांग्लादेश को अपने वाटरवेज को यूज़ करने में, चाहे वो इंट्रा
बॉर्डर हो या इंटर बॉर्डर हो। तो ये इंडिया का नॉर्थ ईस्ट के लिए भी अच्छा होगा अगर बांग्लादेश का जो वाटर रूट है वो डेवलप हो। फिर नेक्स्ट है कि इंडिया जो है वो हेल्प कर रहा है बांग्लादेश को रूपुर एटॉमिक एनर्जी प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश करने में। ये एक इंडो रशियन प्रोजेक्ट है बांग्लादेश में, जिसमें कि वो इंडिया हेल्प करेगा वहाँ के पर्सनल को, उनको कंसल्टेशन देगा और पार्टिसिपेट करेगा इस एटॉमिक प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्ट करने में। जो इंडिया है वो इसमें भी हेल्प कर रहा है कि जो डिफेंस सेक्टर में हेल्प कर रहा है बांग्लादेश का। बाकी स्पेस एंड टेक्नोलॉजी मतलब कि सार्क सैटेलाइट के थ्रू इंडिया हेल्प कर रहा है कि बांग्लादेश को जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन इन टर्म्स ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट, टेली एजुकेशन, टेलीमेडिसिन, इंटरकॉन्टिनेंटल नेटवर्क के थ्रू हेल्प करे। बात है कि क्या क्या चैलेंजेस है, मतलब कि कहाँ कहाँ दोनों देशों को काम करने की ज़रूरत है। तो एक तो कि जिस तरह मतलब कि इंडिया जो और बांग्लादेश जो है टोटल 54 ट्रांसबाउंड्री रिवर शेयर करता है, लेकिन कुछ रिवर्स पे डिस्प्यूट है, जैसे कि तिस्ता रिवर वाटर डिस्प्यूट, फिर तपाईमुख हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट पे, फिर बराक रिवर पे, गंगा रिवर डिस्प्यूट। ये जितना जल्दी सॉल्व हो उतना अच्छा होगा दोनों के लिए। साथ ही इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर जो है वो पोरस है, मतलब कि फ्री, मतलब आसानी से लोग और गुड्स का मूवमेंट हो सकता है। तो इस कारण से स्मगलिंग बहुत ज़्यादा होती है, आर्म्स, ड्रग्स, पीपल और कैटल का, ठीक है। और साथ में जो भी इंडिया के प्रोजेक्ट हैं बांग्लादेश में उनको जल्दी जल्दी कंप्लीट किया जाना चाहिए, तब नहीं तो चाइना ओवरटेक कर सकता है इंडिया को, और इसलिए इंडिया के लिए ज़रूरी है कि कंटेन करना चाइना को। तो जो नेक्स्ट इशू है दोनों के बीच में वो है CAA और NRC का इशू। इसमें भी जो फ्रिक्शन है उसको जल्दी रिजॉल्व करना चाहिए। तो दोनों का जो रिलेशन है जो वो ग्रो कर रहा है, मतलब कुछ डाइवर्जेंस है बट स्टिल। तो इसीलिए प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा था कि सोनाली अध्याय मतलब कि गोल्डन पीरियड, तो ये जरूरी है दोनों के रिलेशनशिप में। ये तभी होगा जब कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन और कंसोलिडेशन होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया इंडिया बांग्लादेश रिलेशन पे। अब नेक्स्ट है कि डिस्कस करना है कि लॉर्ड कर्जन ने जो रजिस्टर कॉन्सेप्चुअलाइज किया था इंडियाज़ नेबरहुड, और जिस तरह उन्होंने एम्फेसाइज किया था फ्रंटियर्स पे, एंड एक्सप्लेन करना होगा कि इन व्हाट वे इंटीग्रेशन ही फोरसॉ इज स्टिल रेलिवेंट एंड कैन सर्व एज ए टेम्पलेट फॉर इंडिया US पार्टनरशिप। मतलब इंडिया US पार्टनरशिप के को हम लोग को कर्जन के दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा और फिर आंसर करना पड़ेगा। आप वीडियो पॉज करके इसको ट्राई कीजिए, ठीक है, एंड देन उसके बाद डिस्कस कीजिए, मतलब कि डिस्कस सुनिए। तो क्या होगा कि आपको पता होगा कि क्या क्या पॉइंट आप मिस कर रहे हैं, तो उससे आप सीखोगे भी, आपका आंसर राइटिंग भी बेटर होगा। बेसिकली जो कर्जन का है जो ये है थॉट की, बेसिकली कर्जन ने ये कहा है कि जो इंडिया की सिक्योरिटी है ये इससे ज़्यादा कि उसकी एबिलिटी क्या है, मॉरलिटी क्या है, या आइडियोलॉजी क्या है, या नेशनलिटी क्या है, इससे ज़्यादा ज्योग्राफी पे डिपेंड करती है। मतलब कि इंडिया को अपने स्पेस के साथ साथ उसके बाउंड्री के आसपास भी जो स्पेस है जिसको बफर स्टेट कहेंगे, उसका भी सिक्योरिटी, मतलब उसको भी सिक्योर करना जरूरी है, तभी इंडिया की सिक्योरिटी बनी रहेगी। इन अ वे वो बता रहे हैं कि जो बफर स्टेट जैसे कि नेपाल, भूटान और एक टाइम पे तिब्बत था, तो उसकी सिक्योरिटी इम्पॉर्टेंट है, तभी हम लोग अपने मेनलैंड की सिक्योरिटी मेंटेन कर पाएंगे। यही है कर्जन के वर्ड्स। तो जैसे मैंने कहा कि कर्जन तक कहा था कि हम लोग को एक बफर जो एरिया है इंडिया के चारों तरफ वो सिक्योर करना पड़ेगा, और ये एक्सटेंड करता है फ्रॉम गल्फ ऑफ एडन इन द वेस्ट टू द स्ट्रेट ऑफ मलक्का इन द ईस्ट। वो जो मेन चीज़ है कि जो मुगल्स थे उनके लिए जो सिक्योरिटी थ्रेट थी उनके लिए वो सेंट्रल एशिया से आती थी, और अगर वो सेंट्रल एशिया की तरफ के एरिया को सिक्योर कर लिए तो वो उनके लिए वो सिक्योरिटी हो गई। बट जब कर्जन आए उन्होंने रियलाइज़ किया कि सिर्फ लैंड नहीं, सी का भी सिक्योरिटी उतना इम्पॉर्टेंट है। मतलब कि जो डिफरेंट चोक पॉइंट्स हैं इंडिया के चारों तरफ, वो उनको भी सिक्योर करना इम्पॉर्टेंट है, तभी इंडिया सिक्योर हो पाएगा। और साथ में जो बफर स्टेट है वो तो मेंटेन करना ही है, साथ में जो एक कॉमर्शियल और स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव रखना है, ताकि जो जैसे चाइना, ये सब
हम लोग को और चाइना के कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि चाइना जिस तरह से उसने तिब्बत लिया, उसके बाद उसकी आंखें अरुणाचल प्रदेश की तरफ चली गई, तो यही बात वो कर्जन समझते थे कि इंडिया की सिक्योरिटी मतलब उसके चारों तरफ के स्पेस, चाहे वो मैरीटाइम स्पेस हो या लैंड स्पेस, उतना इम्पॉर्टेंट है। इसी रिगार्ड उन्होंने फिर नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी मतलब को माना जाता है आज के टाइम पे कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस। हम इसी चीज़ को हम लोग इंडिया यूएसए रिलेशन के कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे। अब देखो, यूएसए चाहता है कंटेन करना चाइना को, और उसका जो पाइवट टू एशियाज़ पाइवट पॉलिसी है, मतलब कि वो बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है जिसमें उसने मेंशन किया है कि चाइना को कंटेन करने की ज़रूरत, और उसमें वो यूएसए जानता है कि इंडिया का इम्पोर्टेंट रोल है। इफ़ इट नीड्स टू कंटेन चाइना दैन इंडिया हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल। तो उसी कैटेगरी में यूएसए इंडिया को समझता है, एंड वो भी चाहता है कि इंडिया अपने आसपास के एरिया को जो बियॉन्ड मेन लैंड है, चाहे वो सी रूट्स हो या लैंड्स हो, जो स्मॉल स्टेट्स हैं जैसे कि नेपाल भूटान, उस पर अपना मतलब कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी रखे, मतलब कि ध्यान रखे। ठीक है, इसी लेंस के थ्रू हम समझ सकते हैं कि क्यों यूएसए ने इंडिया को मेजर नॉन नेटो अलाई का स्टेटस दिया, या फिर बहुत सारे ऐसे वेवर्स दिए हैं यूएस सैंक्शन के, जो कि जैसे कि ईरान से जब इंडिया ऑयल ख़रीद रहा था तब यूएस ने अलाउ किया। उसी तरह S-400 जो हम लोगों ने रसिया से ख़रीदा है, वो भी अभी तक यूएस ने उसके लिए सैंक्शन नहीं दिया है काटसा के अंदर। तो इसी तरह हम समझ सकते हैं कि यूएसए के लिए भी इंडिया, और जो गर्जन ने कहा वो इम्पॉर्टेंट है कि इंडिया अपना स्पेस मेंटेन करे, अपना स्पेस, और साथ में जो बफर स्टेट है उनको भी सिक्योर रखे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है गलवान वैली पे, कि गलवान जो है वो कैसे हेल्प करेगा इंडिया को, कि मतलब कि ये समझाया गलवान का जो इंसिडेंट था कि इंडिया अपना गार्ड को नीचे नहीं कर सकता, इट हैज़ टू बी वेरी मच अलर्ट ऑन इट्स नॉर्दर्न बॉर्डर। तो उसी पे कमेंट करना है। ठीक है, तो ये मतलब कि जो क्लासेस हुए थे गलवान वैली में, उसी के कारण क्वेश्चन है। ठीक है, तो बॉडी में आप लिखोगे कि क्यों इम्पॉर्टेंट है स्टडी रखना नॉर्दर्न बॉर्डर, कि बताना होगा क्यों, और क्या एक्सपीरियंस और लेसन्स हमने सीखा गलवान के कारण। हम इंडिया ने ये समझा कि अभी इंडिया प्रिपेयर्ड नहीं है टू साइडेड वॉर के लिए, मतलब एक तरफ इंडिया और एक तरफ चाइना, टू बॉर्डर वॉर के लिए नहीं तैयार है। तो इसलिए जब इंडिया ने बैक चैनल लाइंस खोल दिए पाकिस्तान के लिए, ताकि हम उनसे कुछ बातचीत कर सकें। ठीक है, और सीज़ फायर पे बात हो, लाइन ऑफ कंट्रोल के बारे में बात हो। लद्दाख क्राइसिस जो है, इससे हम लोग को ये भी हेल्प किया कि हम लोग रीलुक करें एक्सटर्नल पार्टनरशिप, स्पेशली यूएस के साथ, यूएस मिलिट्री ऑफिसर्स के साथ हमारे लॉजिस्टिक और इंटेलिजेंस सपोर्ट होना जरूरी है, मतलब यूएस का इंटेलिजेंस हमें चाहिए। ठीक है, और हमें ये भी देखना होगा कि चाइना अब ऑल आउट एग्रेसिव पॉलिसी नहीं फॉलो कर रहा, वो इंच बाय इंच पॉलिसी फॉलो कर रहा है, मतलब कि थोड़ा थोड़ा करके लैंड को हथियाना। जो रिसेंट इंसिडेंट हुए हैं, ठीक है, जिस तरह से लाइन ऑफ कंट्रोल पे चाइना ने, मतलब गलवान वैली, बैंक ऑफ पैंगोंग ज़ो पे चाइनीज़ का एटीट्यूड रहा है, उससे ये पता चलता है कि चाइना नहीं चाहता कि हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, बॉर्डर, जो रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको उसको डेवलप करें। और चाइना का हमेशा से ये पॉलिसी रहा है कि वो इंच बाय इंच कोशिश करता है इंस्टेड ऑफ एन ऑल आउट स्ट्रेटेजी। ठीक है, ऑल आउट वॉर की जगह। तो इंडिया को जरूरी है इसलिए कि वो स्ट्रेंथन करे अपना नॉर्दर्न बॉर्डर, जो वो चाहे सोल्जर्स के डिप्लॉयमेंट का हो या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का हो। इंडिया ने रियलाइज़ किया है कि पाकिस्तान से बड़ा थ्रेट तो चाइना है उसके लिए, तो इसलिए हमें जरूरी है कि हम एक तरफ तो पाकिस्तान से भी डायलॉग और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर करें, और चाइना से भी। तो इसमें जो एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो हम लोग अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, साथ में जो विलेजेस हैं जैसे कि लद्दाख के विलेजेस हैं एट द वेरी बॉर्डर,
उनके साथ कांटेक्ट करें, उनसे बातें करते रहें, उनसे सजेशन लें, ताकि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी इन्वॉल्व हो। और एक फ्रेश लद्दाख पॉलिसी भी बनाने की ज़रूरत है, ताकि हम फ्रंटियर विलेजेस और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को लिंक कर सकें। तो हमें हमारी थिंकिंग को टुवर्ड्स चाइना के लिए चेंज करने की ज़रूरत है। हम एक क्रॉस रोड पर हैं। चॉइस मेड इन न्यू दिल्ली विल हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट। तो इसलिए पूरे ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स पे, इसलिए हमें सीखने की ज़रूरत है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि चाइना का डोमिनेंस प्रेजेंट इन श्रीलंका और उसका जो सिक्योरिटी कंसर्न है इंडिया के लिए, इस पे बात करना है। जो चाइना का कनेक्शन है वो हमारे एक तरह से मिथ और लेजेंड से भी कनेक्टेड है, और साथ में रिलीजन, कल्चर और सोशल से भी कनेक्टेड है। लेकिन अभी रिसेंटली चाइना के प्रेजेंस से इंडिया थोड़ा सा परेशान है। तो पहले इंडिया श्रीलंका के रिलेशन को समझते हैं। ये जो रिलेशन है ये ऑलमोस्ट $4.38 बिलियन है जब हम इसको इकोनॉमिकली देखते हैं। तो बहुत सारे डेवलपमेंट लोन्स एंड लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है इंडिया ने श्रीलंका को। बहुत प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट भी हुआ है, और दोनों का जो कोऑपरेशन है वो है आईटी, फिनेंशियल, रियल एस्टेट, टेलीकॉम, इन सब सेक्टर्स में। इंडियन रेलवे जो है वो स्पेशल पैकेज देता है श्रीलंकन टूरिस्ट को, ताकि वो इंडिया आ सके, और स्पेशल ई वीज़ा भी देता है। इंडिया जो है वो 4th बिगेस्ट इन्वेस्टर है श्रीलंका का। अब जो चाइनीज़ प्रेजेंस है, डोमिनेंस है, और उसका जो सिक्योरिटी कंसर्न है उसको देखते हैं। देखिए, जो कोलंबो पोर्ट सिटी इकोनॉमिक कमीशन बिल है उसके थ्रू चाइना को जो कोलंबो पोर्ट है वो कुछ सालों के लिए दे दिया गया है। अब ये इंडिया के लिए इसलिए मतलब कि कंसर्न है क्योंकि 70% जो भी कंटेनर है वो इंडिया का इधर से ही ट्रांसशिप होता है। तो इस तरह से चाइनीज़ प्रेजेंस और चाइनीज़ इंटेलिजेंस बढ़ जाएगा। तो हाँ, मतलब कि इंडिया नहीं चाहता कि चाइना इस तरह करे, बट चाइना अपने डेप्थ ट्रैप डिप्लोमेसी के थ्रू हम्बनटोटा पोर्ट ले चुका है फॉर 99 ईयर्स। चाइनीज़ प्रोजेक्ट, चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा है श्रीलंका में, और वो अपने डेप्थ ट्रैप पॉलिसी डिप्लोमेसी के थ्रू श्रीलंका को कैप्चर और यूज़ करने की कोशिश कर रहा है अगेंस्ट इंडिया। तो क्या है कि हम्बनटोटा पोर्ट भी हो गया और पोर्ट सिटी जो है वो दोनों चाइनीज़ के कैप्चर में है, मतलब कि फ़िलहाल चाइना को मिल चुका है कुछ सालों के लिए। तो इससे क्या होगा कि जो PLA है, चाइना की जो आर्मी है PLA, उनका प्रेजेंस बढ़ जाएगा, और जो एक इंडिया को एक ज्योग्राफिक एडवांटेज था उसको घाटा होगा, और साथ में इंडिया के नेवल प्रेजेंस पे का टोटल आइडिया हो जाएगा चाइना को, और वो यूज़ कर सकते हैं इन पोर्ट्स को अगेंस्ट इंडिया विच ईदर साइड ऑफ द पाल्क स्ट्रेट। ठीक है, तो हमें इंडिया को क्या करना चाहिए? तो इंडिया को और ज़्यादा इंगेज करना चाहिए श्रीलंका के साथ। जो पोर्ट्स पे वो काम कर रहे हैं, चाहे वो जाफना का पोर्ट हो या फिर ऑयल टैंक फार्म प्रोजेक्ट हो ट्रिंकोमाली का, वो कंटिन्यू करना चाहिए, कंप्लीट करना चाहिए, और साथ में इंडियन एंटरप्रेन्योर्स और प्राइवेट सेक्टर को भी मोटिवेट करना चाहिए ताकि वो कोलंबो जाके एज अ बिज़नेस हब वहाँ पे इन्वेस्ट कर सके। दोनों इकोनॉमी का इंटीग्रेशन भी जरूरी है। दोनों कंट्री में इमेंस पोटेंशियल है, और अगर हम चाहते हैं कंटेन करना चाइना को, तो जरूरी है कि हम श्रीलंका को हेल्प करें इन इट्स डेवलपमेंट। तो जरूरी है कि हम लोग आइलैंड डिप्लोमेसी यूज़ करें और चाइना को यहाँ नहीं घुसने दें, नहीं तो चाइना ऑलरेडी एक थ्रेट है, और वो इंडियन ओशन में भी चाहता है अपना प्रेजेंस बढ़ाना। ठीक है, तो इसके साथ ये क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। तो नेक्स्ट में हम लोग करेंगे एक और बाकी क्वेश्चन, ठीक है, जून महीने का। तो इस वीडियो में फ़िलहाल यहीं तक है, और नेक्स्ट वीडियो को वेट कीजिएगा। एंड प्लीज़ अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिए, हो सकेगा तो मैं आंसर कर दूँगी। एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़, एंड लाइक तो ज़रूर कर ही लीजिएगा। थैंक यू।